नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज हम आपके लिए हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, इसे महाविद्रोह भी कहा गया है। यह पूरे उत्तर भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में हुआ था और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। इसे सिपाही आंदोलन भी कहा गया है। इसलिए कहा गया है साथियों कि इस आंदोलन में जो शुरुआत की थी और भाग लेने वाले जो थे वो सैनिक थे, तो सैनिक आंदोलन भी कहा गया है, इसको सिपाही आंदोलन भी कहा गया है। तो साथियों, आज हम 1857 के विद्रोह के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डिटेल में प्राप्त करने वाले हैं। बने रहिए चैनल पर, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। साथियों, चलते हैं तो आगे। पहले समझते हैं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो कौन क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ भारत में शासन कर रही थी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ है उसके पश्चात 1757 में हुआ है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ है। उसके पश्चात साथियों 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पर दो इलाहाबाद की संधियाँ हुई थीं। पहली हुई थी 12 अगस्त 1765 को और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 को। 1765 में 12 अगस्त और 16 अगस्त को ये दो संधियाँ हुई हैं जिन्हें इलाहाबाद की संधियाँ कहा जाता है। और इन्हीं इलाहाबाद की संधियों के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। साथियों, हम आज यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन की स्थापना हुई है उससे लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति तक की बात करने वाले हैं, और यह बात करेंगे हम 1857 के विद्रोह के माध्यम से। तो 1764 बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो शासन स्थापित किया है वो स्थापना करी थी सबसे पहले बंगाल वाले क्षेत्र में, बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में स्थापना करी थी। और उसके बाद शासन करते करते ये 1857 के विद्रोह की नौबत आ गई और विद्रोह हो गया। तो साथियों, जब विद्रोह होता है उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अध्यक्ष था वो मैंगल्स था, और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो पामर्स्टन था, और भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का प्रमुख एंसन था। तो साथियों, भारत में जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था, क्योंकि 1858 का जो एक्ट आएगा उसी एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाएगा, और इसी लॉर्ड कैनिंग को, जो भारत का गवर्नर जनरल था, इसी को भारत का पहला वायसराय बना दिया जाएगा। तो कई बार प्रश्न आता रहता है परीक्षा में कि 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों, वो लॉर्ड कैनिंग था। अब बात करते हैं 1857 का विद्रोह हुआ क्यों, क्या पृष्ठभूमि थी इसकी। तो साथियों, सबसे पहली और तात्कालिक जो अफवाह फैली थी वो ये थी कि चर्बी युक्त कारतूस की सूचना ये फैली थी कि यहाँ पर जो एक नई राइफल आई थी एनफील्ड, ये 1856 में ब्राउन बेस बंदूक अर्थात मस्कट प्रयोग की जाती थी, और 1856 में एक ब्राउन बेस और मस्कट के स्थान पर एक नई राइफल का प्रयोग शुरू हुआ था जिसका नाम था एनफील्ड। एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ। तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का जो तर्क दिया गया था, ये पूछा गया था, भाई एक बात बताइए, जब ब्राउन बेस बंदूक चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो एनफील्ड राइफल का लाने का क्या तात्पर्य है। तो तर्क ये दिया गया कि ये जो राइफल है, एनफील्ड राइफल है, इसका निशाना बहुत सटीक बैठता है, और निशाना सटीक होता है, ये नई तकनीक से बनाई गई है, ये तर्क दिया गया। और भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी उन सभी सैनिकों को ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल दी गई और उसका प्रयोग करना सिखाया गया, जिसकी ट्रेनिंग भी भारत में हुई, और इसके कारतूस आदि बनाने का कारखाना भी भारत में लगाया गया। भारत में एनफील्ड राइफल पर कारतूस बनाने का कार्य दमदम और कलकत्ता में किया जाता था। क्योंकि साथियों, भारत में कलकत्ता वाले क्षेत्र में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था, और सारी चीज़ें बंगाल में ही इन्होंने स्थापित की थी पहले। हालांकि जो 3 प्रेसिडेंसी थी, इनकी प्रारंभिक प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल में थी,
और मद्रास में थी और बॉम्बे में थी। तो साथियों, अफवाह क्या फैली, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अफवाह ये फैली कि एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस पर जो लगी कैप होती थी, जो कारतूस है उसके ऊपर कैप लगी रहती थी, उस कैप को सैनिक जो होते थे वो अपने दांतों से खींच कर खोलते थे, और जब वो कैप हटाते हैं कारतूस के ऊपर से तो फिर उसके अंदर एक चिकनाई युक्त पदार्थ निकलता था, और चिकनाई युक्त पदार्थ निकलता था। उस चिकनाई युक्त पदार्थ के बारे में ये अफवाह फैल गई, ये चिकनाई युक्त पदार्थ जो है वो गाय या सूअर की चर्बी से बना हुआ है। अब चूंकि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक भर्ती हुए थे, भारतीय सैनिक भर्ती हुए थे, वो मैक्सिमम जो थे हिंदू थे या मुसलमान थे। तो हिंदू और मुसलमानों के बारे में जो धार्मिक ठेस पहुंचाने का काम किया था वो गाय और सूअर के चर्बी के माध्यम से ये अफवाह फैल गई, और कारतूसों में चिकना युक्त पदार्थ चर्बी का बना हुआ है और वो दांतों से खोलना पड़ता है, दांतों से खोलने से वो चर्बी युक्त पदार्थ मुंह में चला जाता है, और यह धार्मिक जो है कारण बन गया कि लोगों में, सैनिकों में थोड़ी बगावत की व्यवस्था शुरू हो गई थी। अब बात ये आती है कि 1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी कहाँ से फूटी। तो प्रथम चिंगारी कलकत्ता के निकट दमदम नामक स्थान पर मंगल पांडे को इस बात की खबर लगी। सबसे पहले इस बात की खबर मंगल पांडे को लगी कि जो कारतूस हम यूज़ कर रहे हैं एनफील्ड राइफल में, वो उसमें चिकनाई युक्त पदार्थ निकलता है वो गाय या सूअर की चर्बी का बना हुआ है। मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे बैरकपुर की 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। ये बंगाल में ये रेजिमेंट थी और इसमें ये सिपाही थे। हालांकि मंगल पांडे जो है मूल रूप से बलिया के निवासी थे और वो वहाँ पर जॉब कर रहे थे, सैनिक के रूप में तैनात थे। ये मंगल पांडे के बारे में एक कहानी ये है कि जब ये दमदम नामक स्थान पर किसी पेड़ के नीचे छाया में आराम कर रहे थे तो वहाँ पर एक कोई भिश्ती आता है और वो इस बात की खबर देता है कि आप जो लोग कारतूस यूज़ कर रहे हो उन कारतूसों में चिकनाई युक्त पदार्थ निकलता है वो गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ है। तो इस बात को सुनकर मंगल पांडे जो है काफ़ी क्रोधित होते हैं और रोष में आ जाते हैं। मंगल पांडे को जैसे ही इस बात की खबर लगती है कि इन कारतूसों में गाय या सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है तो वैसे ही वो फटाक से अपने इन्फेंट्री पहुंचते हैं और 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारी मेजर ह्यूसन पर गोली चला देते हैं, किंतु जो है वो बच जाता है। ये भी आगे बात बताया गया है कि मेजर ह्यूसन घायल हो गया लेकिन मरा नहीं। तो मंगल पांडे ने फिर एक और गोली चलाई। उन्होंने कहा कि अब हम बचेंगे नहीं, तो इसलिए हम अपने आप को गोली मार लेते हैं, और मंगल पांडे ने अपने कनपट्टी पर रखकर अपनी वो राइफल चला दी, लेकिन वो राइफल हट गई वहाँ से, निशाना ये भी चूक गया। तो राइफल से चलने वाला कारतूस खाली चला गया। मेजर ह्यूसन भी घायल हो गया, ये भी नहीं मरा, और मंगल पांडे ने अपनी भी आत्महत्या नहीं कर पाई। अंततः मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को सैनिकों के समक्ष फांसी पर लटका दिया गया। तो ये तो साथियों यहाँ पर ये कहानी जो है मंगल पांडे की समाप्त हो जाती है। मंगल पांडे ने जो कार्य किया था वो 1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी थी जो बैरकपुर से फूटी थी और मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत कर दी थी। बट साथियों 1857 का विद्रोह की जो वास्तविक शुरुआत है वो आगे होती है। 1857 की वास्तविक शुरुआत, विद्रोह की वास्तविक शुरुआत जो होती है वो 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और दिल्ली को चल पड़े। साथियों मेरठ से सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया और वास्तव में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई, और यह शुरुआत साथियों 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मेरठ के बाद जो दिल्ली को चल पड़े हैं तो 11 मई 1857 को विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां जाकर लाल किले में एंट्री कर गए। लाल किले में पहुंचकर वहां पर बैठे हुए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। साथियों सैनिक जो मेरठ से आए हैं वो सीधे
दिल्ली में प्रवेश करके लाल किले में घुस गए और लाल किले में जाकर बहादुर शाह जफ़र, जो मुग़ल बादशाह हुआ करता था, अंतिम मुग़ल बादशाह हुआ है बहादुर शाह जफ़र, उससे भेंट की और उसे अपना नेता बनाने के लिए उसे कहा, आग्रह किया कि आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारा नेतृत्व करिए। इस बात को लेकर बहादुर शाह जफ़र ने असमर्थता जाहिर की, कहा कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अंततः सैनिकों के आग्रह पर वो मान गया और उसने नेतृत्व स्वीकार कर लिया। 12 मई 1857 को विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली को स्वतंत्र घोषित कर बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। इसी के बाद दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य जगहों पर, बिहार में भी ये विद्रोह शुरू हो जाते हैं। 5 जून 1857 को यह विद्रोह कानपुर पहुंच गया। कानपुर में इसकी शुरुआत हो गई और कानपुर में नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब का जो वास्तविक नाम था वो धोंदू पंत था। ये मराठे थे और ये कानपुर के निकट बिठूर में रहते थे। कानपुर के विद्रोह में तात्या टोपे ने भी नाना साहब का साथ दिया था और सहयोगी की भूमिका निभाई थी। अंततः कानपुर विद्रोह को अंग्रेज अधिकारी कॉलोनल कैंपबेल ने नियंत्रित कर लिया। लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था वो 30 मई को शुरू हुआ था, बट 4 जून 1857 को लखनऊ विद्रोह की कमान बेगम हजरत महल ने अपने हाथों में ले ली और अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजेश कादर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया। कारण ये था, लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल और 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का जो राज्य था, नवाब वाजिद अली शाह का जो राज्य था अवध, उस राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में ला लिया था। इस बात से बेगम हजरत महल बहुत ही रुष्ट थी और वो इस फिराक में थी कि कब मौका लगेगा तो अंग्रेज़ों से दो हाथ कर लेंगे। जैसे ही 1857 का विद्रोह शुरू होता है और इसकी हवा लखनऊ तक पहुंचती है तो तुरंत ही अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजेश कादर को लखनऊ का नवाब घोषित करती है और विद्रोह की कमान अपने हाथ में ले लेती है। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। मौलवी अहमदुल्लाह ने जो नेतृत्व किया था, इन्होंने तो भारत में जिहाद की घोषणा कर दी थी। जिहाद की घोषणा कर दी थी और उस समय जो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था भारत का, वो भयभीत हो गया था इनके जिहाद करने से। तो लॉर्ड कैनिंग ने अहमदुल्लाह के ऊपर 50,000 का इनाम रख दिया था कि जो व्यक्ति इस मौलवी को पकड़ कर लाएगा या सिर काट कर लाएगा तो उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। साथियों, झांसी के राजा गंगाधर राव की विधवा थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जो दत्तक पुत्र था उसे अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया था और झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में ला लिया था। इस बात को लेकर रानी भी क्रुद्ध थी। तो अंततः रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह में भाग लेते हुए झांसी में इसका नेतृत्व किया और अंग्रेजों से मुकाबला हुआ। तो 23 मार्च 1858 को अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया। झांसी को घेरा देख रानी झांसी से निकल गई और निकलकर वो कालपी होती हुई ग्वालियर पहुंच गई और ग्वालियर में जाकर अंग्रेजी सेना से उसका मुकाबला हुआ और मुकाबला करते हुए वो 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। इस दौरान तात्या टोपे ने भी रानी का साथ दिया था और रानी की मृत्यु के बाद तात्या टोपे जो थे वो राजपूताना की ओर चले गए। तो एक वहाँ पर पहुंचकर एक विश्वासघाती मित्र के कारण पकड़ लिए गए और अंग्रेज सरकार ने उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी। तात्या टोपे नाना साहब के साथ जब तक रहे थे तो वहाँ उनका साथ दिया था। तात्या टोपे जो थे वो जब देखा नाना साहब निकल गए कानपुर से, नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों ही जब 1857 का विद्रोह नियंत्रित हो गया था अंग्रेजों द्वारा, तो ये कानपुर छोड़ के चले गए और बेगम हजरत महल जो थी वो अवध छोड़कर चली गई। बताया जाता है ये दोनों नेपाल चले गए थे। लेकिन तात्या टोपे कानपुर से झांसी की ओर चले गए और झांसी में जाकर रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की और रानी भी जब वीरगति को प्राप्त हो जाती है तो ये राजपूताना की ओर चले जाते हैं। लेकिन एक विश्वासघाती मित्र कोई रहा था इनका, जो उन्होंने इनको पकड़वा दिया और ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने इनको पकड़कर फांसी की सजा दे दी।
बिहार में भी इस आंदोलन का असर पहुंचा था और बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 80 वर्षीय जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया था और काफ़ी लंबे समय तक ये मुकाबला चलता रहा, किंतु कुंवर सिंह की जो मृत्यु थी वो स्वाभाविक मृत्यु हो गई और वहाँ पर विद्रोह को चल दिया गया। साथियों, इस तरह से इसके अलावा फैजाबाद में हुआ, बरेली में हुआ, उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ और अंततः अंग्रेज अधिकारियों ने, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने इस विद्रोह को कुचल दिया। 1857 के विद्रोह के 50 वर्ष पूर्ण होने पर बी.डी. सावरकर ने लंदन स्थित इंडिया हाउस में इसकी स्वर्ण जयंती मनाई थी और बी.डी. सावरकर ने वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में इस विद्रोह को एक सीमा तक स्वतंत्रता संग्राम बताया है। और साथियों, लॉर्ड कैनिंग ने टिप्पणी की थी कि अंग्रेज समर्थक भारतीय शासक और सरदारों ने तरंग रोधक का कार्य किया, अन्यथा इसने हमें एक झोंके में बहा दिया होता। साथियों, ये टिप्पणी जो कैनिंग की है इस बात को ये दर्शाती है कि अंग्रेज असहाय हो गए थे। वो तो उनका समर्थन भारतीय शासकों ने कर दिया था, भारतीय सैनिकों ने कर दिया था, अन्यथा ये 1857 के विद्रोह में ही यहाँ से पलायन कर गए होते।